गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बापरिया, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन पॉलिटिकल साइंस बीए भाग सेकंड की कक्षाएं ले रहे हैं। अब तक जो बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर था, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, उसके कई टॉपिक्स पर अपन चर्चा कर चुके हैं। ब्रिटेन का संविधान अपन चल रहे थे। आज अपन सेकंड पेपर शुरू करेंगे जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था। इस पेपर में वो समस्त टॉपिक हैं जो भारतीय संविधान से जुड़े हुए हैं। हम भारतीय संविधान की विशेषताओं से शुरुआत करेंगे। मोटे मोटे तौर पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान क्या है, इसमें मुख्य रूप से क्या बातें लिखी गई है और किन चीजों के ऊपर हमारी शासन व्यवस्था आधारित है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला बिंदु है लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित। प्रभुता मतलब संप्रभुता, लोकप्रिय मतलब जनता के संप्रभुता। भारतीय संविधान में सबसे पहले जो शब्द लिखे गए हैं वो है हम भारत के लोग। इसका मतलब कि जो संपूर्ण शक्ति है वो शक्ति जनता के हाथ में है। संप्रभुता शक्ति जनता के हाथ में है और जनता अपनी शक्ति का प्रयोग समय समय पर करती है। इसलिए अगर भारतीय संविधान का निर्माण की बात करें, भारतीय संविधान के परिचालन की बात करें, भारतीय संविधान के द्वारा जो शक्तियां, समस्त शक्तियां जिसको सौंपी गई है उसकी बात करें, उसका एक ही जवाब है और वो है जनता। यानी कि भारत में यदि कोई सर्वोच्च है, यदि कोई सर्वोपरि है तो है भारत की जनता। ये इस बात को केंद्र मानकर ही सब कुछ रचा गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था इस बात की प्रतीक है कि यहाँ पर सर्वे सर्वा है, यह निर्णय शक्ति है अगर किसी के हाथ में है वो है जनता। इसलिए भारतीय संविधान लोकप्रिय संप्रभुता यानी कि जिसे हम कहते हैं जनता की संप्रभुता, उसके ऊपर आधारित है। भारत के जनप्रतिनिधियों ने ही, जो संविधान सभा के द्वारा गठित की गई थी, उन्होंने ही संविधान का निर्माण किया। फिर आगे चलकर भारतीय जनप्रतिनिधि, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, उन्होंने संसद का निर्माण किया और संसद के माध्यम से हमारे यहाँ पर सारा ढांचा संचालित होता है। दूसरी है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। पहले निर्मित को बतला दूं। निर्मित का मतलब है संविधान का निर्माण किया गया। अपन इससे पहले ब्रिटिश संविधान की बात कर चुके हैं। ब्रिटिश संविधान में मैं ये बतला चुका हूं कि विश्व का एकमात्र संविधान है जो लिखित रूप में नहीं मिलता। यानी कि ब्रिटेन का संविधान का निर्माण नहीं किया गया, समय के साथ वो विकसित हुआ है, विकास का परिणाम है। जबकि बाकी अन्य देशों की बात करें तो संविधान, समस्त देशों का संविधान लिखा गया है, निर्माण किया गया है। चाहे किसी समिति के द्वारा किया जाए, चाहे संविधान सभा के द्वारा किया जाए, चाहे व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाए, किसी आयोग के द्वारा किया जाए, यदि संविधान का निर्माण किया जाता है तो उसे निर्मित संविधान कहते हैं। हमारे संविधान का भी निर्माण संविधान सभा के माध्यम से किया गया। वो संविधान सभा जो 1946 में गठित की गई थी और उसमें एक लंबे परिश्रम के पश्चात, हम ये जानते हैं कि 2 साल 11 माह 18 दिन यानी कि लगभग 3 साल का समय लगा। इस 3 साल के समय में हमारी संविधान सभा ने एक बहुत ही विस्तृत और व्यापक संविधान का निर्माण करके लिखित रूप में प्रस्तुत किया। दूसरी चीज है लिखित, यानी हमारा संविधान क्या है? लिखित दस्तावेज है जिसको देखा जा सकता है और ये विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान भी, यानी सबसे बड़ा संविधान। भारतीय संविधान से ज्यादा व्यापक संविधान विश्व में किसी भी देश का नहीं। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं, देखिएगा। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 5 परिशिष्ट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा संविधान कितना लंबा चौड़ाई को बड़ा खाका हमारा संविधान का बनाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रस्तुत किया है। समय के साथ इसमें संशोधन अवश्य हुए हैं, कुछ परिशिष्ट भी इसमें जुड़े हैं, लेकिन और भी कोई भी चेंजेज नहीं हुआ। आज भी 395 अनुच्छेद है। अनुसूचियां जो संविधान लागू हुआ था उसमें 8 थी, वो बढ़कर आज 12 अनुसूचियां हो गई है। तो ये समय के साथ कुछ परिवर्तन अवश्य आया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हमारा संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान कहलाता है। विश्व के कुछ और देशों के ऊपर भी दृष्टिपात करते हैं।
अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान कहलाता है, उसमें मात्र 7 अनुच्छेद ही है और जो बहुत ही कम समय में इसको पढ़ा भी जा सकता है। उसके अलावा फ्रांस में 95 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, चीन के संविधान में 138, कनाडा के संविधान में 147, स्विट्जरलैंड के संविधान में 195 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद है। ये इस बात का एक प्रतीक है कि इन संविधानों में जो अनुच्छेद शामिल किए गए हैं उनकी तुलना में भारत का संविधान बहुत ही विस्तृत और बहुत ही व्यापक है। तीसरा बिंदु समझिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अभी अगर प्रभुता की बात की थी, वही बात यहाँ पर आती है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत पूर्ण संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य का मतलब ये होता है कि भारत किसी भी राज्य के अधीन नहीं है और अपने बाह्य मामले स्वयं तय करता है, स्वयं निर्णय करता है किस देश के साथ क्या संबंध स्थापित करने, किस प्रकार के संबंध स्थापित करने, यानी कि विदेश नीति निर्माण में भारत किसी बाह्य शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। और जहां तक बात आंतरिक व्यवस्था की है, भारत स्वयं अपनी आंतरिक व्यवस्था को तय करता है। जो भी कानून बनाए जाने भारतीय संसद के द्वारा बनाए जाने, जो पूरे भारतवर्ष में लागू होते हैं, इसलिए आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। हाँ, अपन ये बात कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व हमारे ऊपर ये बात लागू नहीं होती थी। हम उस समय ये नहीं कह सकते थे कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, लेकिन आज 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद आज हम ये कह सकते हैं कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। इसका मतलब होता है कि बाह्य और आंतरिक मामलों का स्वयं प्रबंध करने की क्षमता अधिक है। आगे इसमें लिखा है लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि हम लोकतंत्र हैं। हमारे यहाँ जैसा कि संविधान कहता है, हम भारत के लोग, सारी शक्ति हमने दी है अपनी जनता को, और जनता अपने निर्वाचन शक्ति के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है, उनको चुनती है, उनको अधिकार प्रदान करते हैं अपने ऊपर शासन करने के लिए, अपने ऊपर कानून बनाने के लिए, अपने ऊपर नियम बनाने के लिए। इसलिए अपने यहाँ पर लोकतंत्र है। एक मैं पहले वीडियो में ये बता चुका हूं कि लोकतंत्र 2 प्रकार का, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का हमें उदाहरण केवल एक देश में मिलता है, स्विट्जरलैंड, जहां पर आज भी कुछ केंद्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है, जहां पर जनता खुद अपने समस्त मामलों को तय करती है। इसके अलावा बाकी समस्त देशों में लोकतंत्र का जो रूप प्रचलित है वो है अप्रत्यक्ष, जिसको प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र भी कहा जाता है, यानी कि जनता स्वयं शासन न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है। और अगला शब्द आया इसमें गणराज्य, इसको भी मैं क्लियर कर चुका हूं। गणराज्य का तात्पर्य राज्य का मुखिया जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यदि निर्वाचित होता है तो गणतंत्र कहलाता है। हम ब्रिटेन को गणतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रिटेन में राज्य का जो मुखिया है, यानी कि राजा या सम्राट, वो जनता के द्वारा चुना नहीं जाता, बल्कि पैतृक आधार पर, वंशानुगत आधार पर अपना पद ग्रहण करता है। जहां का मुखिया, जैसे भारत का मुखिया, भारत का राज्य का मुखिया राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अपना पद चुनाव के माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से, भले ही चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, यदि ग्रहण करता है तो वो गणराज्य कहलाएगा। इसलिए वो समस्त राज्य जहां के राज्य का मुखिया जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए वो गणराज्य कहलाता है। इसलिए भारत गणराज्य, गणतंत्र है, और इसी के कारण से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। अगला है समाजवादी राज्य। ये जो समाजवादी शब्द है ये पहले भारतीय संविधान में शामिल नहीं था। चाहे हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो उसमें भी ये शब्द कहीं पर भी लिखा नहीं गया था, लेकिन 42वें संशोधन 18 दिसंबर 1976 के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द और साथ साथ पंथनिरपेक्ष, ये दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और इनको हम यूं कह सकते हैं, भारत को समाजवादी राज्य और पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। समाजवाद को बता देता हूं मैं कि किसी देश के उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसका स्वामित्व है, किसका अधिकार, उसके आधार पर उसकी अर्थव्यवस्था का नाम तय होता है। यदि कहीं पर ये चीजें निजी क्षेत्र के हाथ में है तो पूंजीवादी कहलाएगा, कहीं पर ये निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र पर भी है तो मिश्रित समाजवादी कहलाएगा, और जहां पर सिर्फ सरकार का कठोर नियंत्रण है उसको पूर्णतः समाजवादी राज्य कहलाएगा। हम लोकतांत्रिक समाजवादी हैं। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत समाजवाद को अपनाएगा लेकिन लोकतंत्र के तरीके से। यहाँ पर
हमने समाजवादी राज्य की स्थापना का प्रयास किया, कर भी रहे हैं, लेकिन इसके जो जरिया है, जो इसके साधन है, जो इसके माध्यम है, वो है लोकतांत्रिक तरीके, ना कि चाइना या रसिया की भांति कठोर सरकारी नियंत्रण। उस प्रकार की व्यवस्था न करके हमने मिश्रित व्यवस्था की और हम अपने आप को समाजवादी राज्य, ताकि हम एक लोकतांत्रिक राज्य की वास्तविक स्थापना कर सके। इसमें एक और शब्द का नाम लिया मैंने, पंथ निरपेक्ष राज्य। हालांकि हम आम बोलचाल में इसको धर्मनिरपेक्ष बोलते थे, लेकिन संविधान में जो शब्द जोड़ा गया है वो है पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष में जोड़ना, पंथ निरपेक्ष जोड़ने के पीछे भी कुछ कारण रहे हैं। एक्चुअल में जो ये धर्म जिसे हम कहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये वास्तव में धर्म न कहला के ये पंथ है। धर्म तो कर्तव्य होता है और कर्तव्य को धारण किया जाता है, उसके प्रति निरपेक्ष नहीं रहा जाता। यहाँ पर हम पंथ यानी किसी भी पंथ के प्रति हम पूर्णतया तटस्थ रहेंगे, पूर्णतया निरपेक्ष रहेंगे। राज्य किसी भी पंथ को न तो बढ़ावा देगा, न उसकी आलोचना करेगा, न उसको प्रतिबंध लगाएगा। राज्य ये मान कर सकता है कि पंथ का मामला पूर्णतया व्यक्तिगत मामला है और ये व्यक्ति के ऊपर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। ये उसकी अंतर आत्मा की वस्तु है, वो किस पंथ को मानता है, किसका अनुसरण करता है, किसके रीति रिवाजों को अपनाता है, ये उसके ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसलिए हम व्यक्ति के पंथ के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते और इसी कारण से भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है। अगला बिंदु कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। ये बात संविधान संशोधन के संदर्भ में लागू होती है कि किसी देश का संविधान किस प्रकार का है, उसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है। यदि बहुत आसानी से संशोधन कर दिया जाए उसको लचीला संविधान कहा जाता है। संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए और आसानी से संशोधन नहीं हो तो उसे कठोर संविधान कहा जाता है। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान माना जाता है, उसमें बहुत ही आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे एक सामान्य कानून बनाया जाता है। और अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान माना जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ही कठोर और लंबी प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है। और इसी के कारण से सन 1789 में जो संविधान लागू हुआ था उसमें अब तक मात्र 27 संशोधन हुए हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका का संविधान कितना कठोर है। लेकिन भारत ने इन दोनों का मिश्रण अपनाया। हमने संविधान संशोधन करने की 3 अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई। कुछ ऐसे अनुच्छेद है जिसमें बहुत आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ ऐसे अनुच्छेद जिसमें एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, और कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें विशेष प्रक्रिया के साथ साथ राज्यों के समर्थन की भी आवश्यकता होती है। तो हमने अलग अलग प्रक्रिया अपनाकर इसको एक मिश्रित संविधान के रूप में प्रकट या प्रस्तुत किया है। तो न तो ये कठोर है और न ये लचीला, बल्कि इस मामले में मिश्रित माना जाता है, असमन्वय माना जाता है। अब तक भारतीय संविधान में 103 संशोधन हो चुके हैं, अब तक संशोधन होकर लागू हो चुके हैं। ये इस बात का प्रतीक है, न हम ब्रिटेन की भांति है न हम अमेरिका की भांति, बल्कि हमने दोनों का ही मार्ग अपनाया है। अगला है संसदात्मक शासन व्यवस्था। हालांकि ये जो चीज है हमने ब्रिटेन से ली। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटिश शासन व्यवस्था और भारतीय शासन व्यवस्था में अंतर है। ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है संसदीय सर्वोच्चता, संसदीय प्रभुता। हमने ये चीज नहीं अपनाई। हमने एक बिंदु यहाँ पर देखे, संसदीय प्रभुता न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। हमने दोनों का बीच का मार्ग अपना लिया। संसद भी अपनी जगह सर्वोच्च है, न्यायपालिका भी अपनी जगह सर्वोच्च है, और दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण का कार्य भी करती है। संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व, यानी कार्यपालिका यानी कि हमारी मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद को उसको जवाब देना पड़ता है और संसद जब चाहे उसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा भी सकती है। अगर ये चीज पाई जाती है तो उसको संसदीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। इस मायने में भारतीय शासन व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था है। हमारे यहाँ पर व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का निर्माण होता है और कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए, समस्त दायित्वों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है। और संसद अगर कार्यपालिका गलत कार्य करती है तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उसे हटा भी सकती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव एक व्यक्ति के विरुद्ध भी लाया जाए तब भी, और संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी लाया जाए तब भी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसलिए इस शासन व्यवस्था कहा जाता है संसदीय शासन व्यवस्था। अगला बिंदु देखिए, एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन साथ में एक चीज और जोड़ दी गई है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसे बहुत से तत्व हैं जो हमें संघात्मक की बजाय एकात्मक शासन की ओर इशारा करते हैं।
संघात्मक इसलिए कह रहा हूं मैं कि भारत में दोहरी सरकारें हैं, एक केंद्र की और बाकी राज्यों की। वर्तमान में 29 राज्य हैं और 28 राज्य, एक जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया, जम्मू कश्मीर अब राज्य के रूप में नहीं रहा। 28 राज्य जो वर्तमान में हैं उनकी अपनी सरकारें हैं और उन सरकारों का दायित्व अपने स्तर पर है, वो केंद्र के अधीन नहीं है, केंद्र के द्वारा संचालित नहीं है, अपनी अलग सरकारें यानी दोहरी शासन व्यवस्था, और इस दोहरी शासन व्यवस्था के कारण से ही हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाते हैं। हालांकि संघात्मक शासन व्यवस्था की बहुत व्यापक परिभाषा है, उसके ऊपर हम तब बात करेंगे जब हम भारत की संविधान के संदर्भ में संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करेंगे। अब तक केवल इतना समझ लीजिए कि भारत में दोहरी शासन व्यवस्था के कारण से इसको संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। लेकिन साथ में ये भी लिखा है एकात्मक लक्षणों से, कुछ ऐसे लक्षण हैं भारतीय संविधान के जो एकात्मकता की ओर इशारा करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला इखरी नागरिकता। जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर नागरिकता दोहरी होती है, एक केंद्र की होती है और उस राज्य की जिसमें व्यक्ति निवास करता है। लेकिन भारत में प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारतीय है, यानी कि उसको इखरी नागरिकता है, अलग अलग नहीं। अमेरिका की बात करें वहां पर दोहरी नागरिकता है, एक तो संघ की और दूसरी उस राज्य की जिस राज्य को निवास करता है। स्विट्जरलैंड की बात करें वहां पर तिहरी नागरिकता है, एक तो संघ की नागरिकता, दूसरी कैंटन की नागरिकता जिस कैंटन में वो निवास करता है, तीसरी कम्यून की नागरिकता यानी कि कम्यून जिले को कहा जाता है जिस जिले में वो निवास करता है। लेकिन अपने यहाँ पर ये सब कुछ चीज नहीं अपनाते, सिर्फ एक सिंगल एकल नागरिकता अपनाएगी। ये संघात्मक शासन व्यवस्था के विरुद्ध है। दूसरा इखरी न्यायपालिका, जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है न्यायपालिका भी दोहरी होती है, सारी चीजों का ढांचा दोहरा होता है। केंद्र की न्यायपालिका अलग होती है, राज्यों की न्यायपालिका अलग होती है। लेकिन भारत में यह सब ढांचा न अपनाकर उसका पिरामिड रूप भी आकार अपनाया गया। सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय है, उसके पश्चात राज्यों के उच्च न्यायालय है, उसके पश्चात जिला न्यायालय है, उसके अधीनस्थ न्यायालय। ये एक पिरामिड का आकार बनता है। ये भी संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुकूल नहीं। ऐसी जो न्यायपालिका का ढांचा है वो केवल एकात्मक शासन व्यवस्था में पाया जाता है। इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था के अलावा हमने एकात्मक शासन का न्यायपालिका का गुण भी अपनाया है। अगला है अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के पदों पर भर्ती की जाती है। तीन अलग अलग श्रेणियों की अखिल भारतीय सेवाएं होती है और उन सेवाओं के जो अधिकारी है वो राज्य के उच्च पदों पर बैठे होते हैं। यानी कि राज्य की अलग मशीनरी तो है ही, साथ साथ केंद्र की भी अलग मशीनरी है जो राज्य के पदों पर काबिज होते हैं। इसलिए राज्य के साथ साथ संघ की भी अपनी अलग सेवाएं हैं, लोक सेवाएं हैं, और राज्य के लोक सेवा आयोग अलग है। तो ये भी संघात्मक शासन व्यवस्था के विपरीत है। अगला बिंदु देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है प्राय राज्यपाल जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। जैसे अमेरिका में कहें, अमेरिका में जो गवर्नर है, 50 राज्य हैं, 50 गवर्नर है, वो गवर्नर जनता के द्वारा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। हमने वो ढांचा नहीं अपनाया। हमारे यहाँ पर जो राज्यों के राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहता है। इसलिए ये जो तरीका हमने अपनाया राज्यपाल की नियुक्ति का, इसके माध्यम से केंद्र सरकार राज्य के ऊपर नियंत्रण रखती है। अगला बिंदु है संसद द्वारा राज्य के नाम सीमाओं में परिवर्तन, यानी कि संसद जब चाहे किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। यदि संसद चाहे तो एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बना सकते हैं, दो राज्यों को जोड़कर एक राज्य बना सकते हैं, जैसा कि अभी जम्मू कश्मीर के मामले में किया गया था। एक राज्य को तोड़ा गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया, आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बना दिया गया। यानी कि ये सब कुछ एग्जाम्पल इस बात के प्रतीक है कि यहाँ पर राज्य की राय अवश्य पूछी जाती है लेकिन वो मायने नहीं रखती। संसद जब चाहे राज्य के नाम में, सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। ये केंद्र के हाथ में ऐसी शक्तियां हैं जो संघ व्यवस्था के विपरीत मान जाती है। इसको हम यूं कह सकते हैं ये तत्व एकात्मक व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। अगला बिंदु संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, यानी कि हमने संसद को संपूर्ण शक्तियां दी है, वैसे ही शक्तियां हमने न्यायपालिका को भी दी है। दोनों को एक इस रूप में स्थापित किया है कि दोनों मिलकर अपने अपने क्षेत्र में सर्वोपरिता के साथ एक दूसरे पर नियंत्रण का कार्य करें।
यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि संसद जो कानून बनाती है, न्यायपालिका उनकी व्याख्या भी कर सकती है। इसको एक अधिकार और कहा जाता है जिसे कहते हैं न्याय पुनरावलोकन का अधिकार। और न्याय पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायपालिका संसद के कार्यों की पुनर्व्याख्या भी कर सकती है, और अगर वो संविधान के विरुद्ध है तो उनको अवैध घोषित भी कर सकती है। ये वो चीजें हैं जो हमारी संसदीय संप्रभुता को थोड़ा सीमित कर देती है और न्यायपालिका की स्थिति उसके बराबर रख देती है। लेकिन संसद को भी अधिकार है कि वो न्यायपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण भी स्थापित कर सके, कानून बनाकर उसके बारे में निर्णय कर सके। हमने दोनों के बीच का मार्ग अपनाया है। अगला है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। हमारे संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। जब मूल संविधान लागू हुआ था उसमें 7 मूल अधिकार थे। बाद में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ अप्रैल 1979, इसमें हमने एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार कहा गया उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार समाप्त करने उपरांत हम ये कह सकते हैं कि आज भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। ये जो 6 मूल अधिकार है, इन अधिकारों के साथ साथ समय समय पर संसद के द्वारा कानून बनाकर और भी कुछ चीजें अधिकार के रूप में शामिल की गई। न्यायपालिका के द्वारा भी समय समय कुछ ऐसी व्याख्याएं की गई जिससे नागरिकों के पास और भी अधिकार प्राप्त हो गए। और अगर कोई और बात आती है तो वहां पर न्यायपालिका इसको और भी स्पष्ट करती है। इसके साथ साथ एक और चीज इसमें है मूल कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कहीं पर भी बात नहीं कही गई थी, कहीं पर स्थापित नहीं की। बाद में 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें भाग 4 के जोड़कर 10 मूल कर्तव्य उसमें जोड़े गए थे, और एक मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के संबंध में जोड़ा गया। और आज हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए शामिल किए गए। यानी मूल अधिकार है वही मूल कर्तव्य भी। अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ चलते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने बाद में मौलिक कर्तव्य भी शामिल किए हैं। अगला है राजनीति के निदेशक तत्व। वैसे तो ये एक अनोखी बात है कि हमारे संविधान में ऐसी चीजें शामिल की गई जो राज्य को ऐसे निर्देश देती है कि जब वो अपनी नीति बनाए, अपने कानून बनाए, अपने नियम बनाए, तब इन बिंदुओं को भी ध्यान में रखें। ये ऐसी बातें हैं, हालांकि इसके बारे में विवाद भी होता रहता है कि जब मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों के बीच में अगर विवाद पैदा हो जाए तो किसको प्रधानता दी जाएगी, किसको सर्वोच्चता दी जाएगी। अगर इस बारे में बात करें तो एक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी आया था जिसमें यह कहा गया था कि यदि आर्थिक न्याय को लागू करने की बात आती है तो वहां पर राज्य के निदेशक तत्वों को प्रधानता दी जाएगी, न कि मूल अधिकारों को। फिर भी हम ये कहते हैं कि अधिकारों के साथ साथ राज्य की नीति के निदेशक तत्व भाग 4 में जोड़े गए हैं, जिनमें राज्यों को कुछ कार्य सकारात्मक रूप में करने के लिए निर्देश दिए गए। और ये आशा की गई है कि प्रत्येक राज्य अपने कानून बनाते समय इन नीति निर्देशक तत्वों को प्रमुखता से उसमें स्थान देवे। अगला स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। हमने जो न्यायपालिका का ढांचा बनाया वो पूर्णतः स्वतंत्र बनाया। जो हमारे न्यायाधीश जो न्यायपालिका में चुने जाते हैं, न्यायपालिका में नियुक्त किए जाते हैं, उनकी व्यवस्था हमने इस प्रकार से की है कि वो स्वतंत्र रहकर कार्य कर सके। उनका चुने जाने का, नियुक्त होने का तरीका, उनके वेतन भत्ते, सुविधाएं आदि और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के मामले में जो व्यवस्था हमने स्थापित की है उसके माध्यम से हमारी न्यायपालिका विश्व की एक अनूठी न्यायपालिका के रूप में जानी भी जाती है। ये वास्तव में स्वतंत्र है। ये इसने अपनी कार्य प्रणाली से दिखाया भी है, साबित भी किया है, और विश्व इस बात को मानता भी है। हमारी न्यायपालिका आज पूर्णतः स्वतंत्र है। और न्यायपालिका के साथ साथ हमने कुछ और अभिकरण भी बनाए जो स्वतंत्र अभिकरण है, जैसे कि निर्वाचन आयोग। हमारे निर्वाचन आयोग का लोहा पूरा विश्व मानता है। और आज तक हमने जितने चुनाव करवाए, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो राज्य की विधानसभाओं के चुनाव हो, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, उसने अपनी निष्पक्षता का परिचय देते हुए अपने आप को स्थापित किया। निर्वाचन आयोग के जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त TN सेशन बने थे तब निर्वाचन आयोग वास्तविक कार्यकारी भूमिका में भी आया, और उसके पश्चात निरंतर नए आयाम स्थापित किए हैं। इसलिए निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है जो स्वतंत्र रहकर भारत में संपन्न होने वाले समस्त प्रकार के निर्वाचनों को संपन्न करवाता है। केवल पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचनों को छोड़कर समस्त प्रकार के निर्वाचन भारत का जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसी के द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। ये अपनी भूमिका बड़ी बखूबी रूप से निभाता है।
अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका रोल सबसे महत्वपूर्ण है। CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके द्वारा पूरे वर्ष में भारत सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय के ऊपर कठोर दृष्टि रखी जाती है। अगर कहीं पर भी कुछ अनियमितता होती है तो केग की रिपोर्ट में सामने आती है। कुछ घोटाले अभी जो हुए थे वो केग की रिपोर्ट के कारण ही सामने आ पाए थे। तो ये ऐसी चीज है जो भारत सरकार के द्वारा खर्च किए जाने वाले पाई का हिसाब भी रखता है और इसकी एक रिपोर्ट संसद के सामने प्रतिवर्ष रखी जाती है और उसके ऊपर आकलन संसद के द्वारा किया जाता है। इसलिए ये एक ऐसी संस्था है जो हमारी वित्त व्यवस्था पर निष्पक्ष तरीके से नियंत्रण रखता है। अगला है लोक सेवा आयोग। प्रत्येक राज्य का अपना लोक सेवा आयोग भी है, वो एक पूर्णतः संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका उल्लेख किया गया और वो प्रत्येक राज्य को लोक सेवाओं के मामले में भर्ती करने का दायित्व निभाता है। राज्य में जो भी विभिन्न प्रकार के पद होते हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा के हो चाहे अधीनस्थ सेवा के, उनकी भर्ती करने की जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग पर होती है और राज्य लोक सेवा आयोग स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से अपने इस भूमिका को अंजाम दे रहा है। तो हमारे पास न्यायपालिका के साथ साथ और कुछ ऐसे स्वतंत्र अभिकरण भी है जो संविधान के द्वारा ही स्थापित किए गए संवैधानिक अभिकरण है, संवैधानिक आयोग है और ये अपने कार्य स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। अगले सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अंत और व्यवस्थित मताधिकार प्रारूप। हम ये जानते हैं कि जब भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी तब 1909 का एक्ट पारित किया गया। 1909 के एक्ट के माध्यम से हमारे यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कि धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व देने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी, यानी कि मताधिकार भी धर्म के आधार पर बांट दिया गया था। वो जो चीजें 1909 में स्थापित की गई थी वो 1952 तक, जब तक प्रथम आम चुनाव नहीं हो गया तब तक जारी रही और हमने हमारा संविधान लागू करने के पश्चात इस चीज को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। हमने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत करके उसके स्थान पर व्यस्क मताधिकार की व्यवस्था स्थापित की। व्यस्क मताधिकार का मतलब जो भी भारत का व्यस्क नागरिक है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, मत देने का अधिकार होगा। पहले मताधिकार की आयु 21 वर्ष की गई थी, बाद में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको सीमित करके 18 वर्ष कर देगी। आज हम यूं कह सकते हैं कि वो प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष, उसको मत देने का अधिकार प्राप्त है और आज इसी के आधार पर हमारे यहाँ पर संपूर्ण तरह के निर्वाचन संपन्न होते हैं। अगला सामाजिक समानता की स्थापना, अनुच्छेद 17 जो मौलिक अधिकारों का भाग है, वो एक चीज का अंत करता है, वो है अस्पृश्यता, यानी कि जो छुआछूत की व्यवस्था यहाँ पर थी उसका अंत करके सामाजिक समानता की स्थापना करता है, यानी कि सामाजिक रूप से सभी व्यक्ति समान, किसी के बीच में भेदभाव नहीं है। जो आजादी से पहले की जो व्यवस्थाएं थी या कुव्यवस्थाएं जो समय के साथ स्थापित हो गई थी, इनको दूर करने का प्रयास अनुच्छेद 17 के द्वारा करके सामाजिक समानता की स्थापना की गई है। अगला एकल नागरिकता, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि संघात्मक शासन व्यवस्था में प्राय दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में हमने एकल नागरिकता, इकहरी नागरिकता अपनाई है। प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारतीय है। हालांकि संघात्मक शासन व्यवस्था में नागरिकता दोहरी होती है, एक केंद्र की और एक राज्य की, जिस राज्य में व्यक्ति निवास करता है, लेकिन हमने नागरिकता का स्वरूप न अपनाकर सिर्फ एकल नागरिकता अपनाई है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारतीय। जो नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था उसमें समय समय पर संशोधन हुए। एक संशोधन सन 2005 में किया गया था, नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधन 2005। इसमें भारत और बांग्लादेश के पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा 16 देशों में बसे भारतीयों को दोहरी नागरिकता, हम यूं कहेंगे कि वहां पर रहने के साथ साथ उनको भारतीय नागरिकता भी प्रदान की गई है। इसको ओवरसीज नागरिकता कहते हैं। तो नागरिकता अधिनियम में भी हमने संशोधन किया है। ये कुछ मोटी बातें हैं जो भारतीय संविधान की विशेषताओं की ओर इशारा करती हैं। तो ये था भारतीय संविधान का पहला अध्याय, भारतीय संविधान की विशेषता। इसके पश्चात हम और आगे बढ़ेंगे, तो आप लगातार बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। कहीं पर भी कोई भी बात समझने में समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, समस्या का समाधान किया जाएगा। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।